ब्लड ग्रुपिंग। और ये ब्लड ग्रुपिंग कौन सी होती है? एबीओ टाइप ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ टाइप का मतलब क्या है कि आपके ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। और ये ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, या फिर ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये आया कहां से, किस तरीके से किसी ह्यूमन बीइंग को उसने ए ब्लड ग्रुप बनाया, किस तरीके से उसने बी बनाया, किस तरीके से ए बी बनाया और किस तरीके से ओ बनाया। तो इसकी अब हम बात करते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि कोई भी सेल है, एवरी सेल इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स, उसके ऊपर सरफेस प्रोटीन्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? प्रोटीन। उनको हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है। आपने जैसे पढ़ा होगा ना कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ये आपने कहाँ पे पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने दिया था? ये आपके 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकलसन। ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका एक सेल है। ठीक है। अब इस सेल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐसे करके एंटीजन हैं। ठीक है। ये आपके एंटीजन है। तो जिस सेल के ऊपर ए टाइप का एंटीजन होगा वो बना देगा आपका ए ब्लड ग्रुप। ठीक है। सिमिलरली जिस सेल के ऊपर बी टाइप का एंटीजन होगा वो आपका बना देगा बी ब्लड ग्रुप। और जिस सेल के ऊपर आपके पास दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी, ये बना देगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप। और जिस सेल के ऊपर आपका कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आपका बना देगा ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ पर ओ जनरली डिनोट किया गया है जीरो से, कि जीरो, यहाँ पर जीरो एंटीजन है, इसलिए इसको बोला गया है अपना ओ ब्लड ग्रुप। तो बच्चों क्या होता है ना कि जो ये आपकी ब्लड सेल्स, तो बच्चों अभी हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं बच्चों की। हमारा जो डोनर है उसकी कंपैटिबिलिटी रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप से है कि नहीं है, वो हम कैसे चेक करते हैं? तो देखो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना बच्चों, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। ठीक है। अब मान लो मेरे पास जो डोनर है वो ए है और जो रेसिपिएंट है वो बी है। तो ए जो ब्लड ग्रुप होगा उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होंगी। ठीक है। और बी के पास कौन सी है? एंटी ए एंटीबॉडी। ठीक है। और इसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? ए एंटीजन। और इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? बी एंटीजन। तो जब डोनर का 100 से 200 ml ब्लड बी के अंदर जाएगा तो क्या होगा कि इसकी जो बी एंटीबॉडी है ये यहां पर जाके हो जाएंगी डाइल्यूट। डाइल्यूट क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर तो ये थोड़ा सा ब्लड है बच्चों, और जो बी है उसके पास कितना ब्लड है? 5.5 लीटर है। तो ये यहाँ पर जो इसकी एंटीबॉडी है वो डाइल्यूट हो जाएंगी, बट जो बी की ए एंटीबॉडी है ना, ये क्या करेंगी? इसके एंटीजन पे जाके एक्ट करेंगी और यहाँ पर जो ये सेल है इसकी लाइसिस करवा देगी। तो हमारा ए ब्लड ग्रुप का बंदे का ब्लड बी में चढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर ये इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी।
फिर हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए एक ये डोनर है ओ और रेसिपिएंट है आपका बी। अब बच्चों क्या है कि ओ के पास एंटीजन तो कोई नहीं है, एंटीजन एब्सेंट, बट उस पे एंटीबॉडी तो है ना, ए की भी है और बी की भी है। और बी के पास कौन सा एंटीजन है, एंटीजन है इस पे बी और एंटीबॉडी है एंटी ए। अब क्या है कि जब डोनर का 100 से 200 ml ब्लड इसमें जाएगा बी के अंदर, तो क्या होगा कि इसकी जो एंटीबॉडी है एंटी ए और एंटी बी ये डाइल्यूट हो जाएंगी, ठीक है। और जो बी की एंटीबॉडी है एंटी ए, इसको एक्शन करने के लिए यहाँ पर एंटीजन होना चाहिए ए, उसी पे तो एक्शन करेगी ना। बट ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो यहाँ पर इसका एक्शन नहीं होगा। जो बी की एंटीबॉडी है एंटी ए, उसका कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर ये हमारी कंपैटिबिलिटी रहेगी। ये बच्चों हमेशा याद रखना कि कभी भी आपकी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें रेसिपिएंट की एंटीबॉडी देखना हमें जरूरी है। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी क्यों, एक्शन रेसिपिएंट की एंटीबॉडी ने ही करना है, जो हमारे डोनर की एंटीबॉडी है वो तो डाइल्यूट हो जानी है, तो उसका कोई भी एक्शन काम नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताया। अब हम पढ़ते हैं कि जो रह गया था अपना, कि ये जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है इसका फंडा क्या है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है आरएच फैक्टर से। आरएच फैक्टर बच्चों कुछ नहीं है, एक रेसिस नाम का मंकी की टाइप थी, उसमें ये सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसको आरएच फैक्टर बोलते हैं। तो आरएच फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होता है उसे बोल देते हैं हम पॉजिटिव, और जिसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है उसे हम बोल देते हैं नेगेटिव। तो इस वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 80% जो है वो आपके आरएच पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के 20 बच गए वो आरएच नेगेटिव होते हैं। अब ये कैसे समझ में आया, देखो जैसे ये आपका एक सेल है, इसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है और एक एंटीजन प्रेजेंट है आरएच, तो ये आपका कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए पॉजिटिव। वहीं पर ये एक सेल है और इसके ऊपर सिर्फ ए है, दूसरा कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये है ए नेगेटिव। ऐसे ही अगर एक सेल है उसके ऊपर बी है और आर एच है, तो वो हो जाएगा बी पॉजिटिव। और ऐसे ही अगर उस पे कोई भी एंटीजन दूसरा प्रेजेंट नहीं है तो वो हो गया बी नेगेटिव। ऐसे ही ए बी के केस में हो जाएगा, ए बी अगर आर एच है तो ए बी पॉजिटिव, और नहीं है तो ए बी नेगेटिव। ओ के केस में क्या होगा, सिर्फ आर एच प्रेजेंट है तो वो है ओ पॉजिटिव, और आर एच एब्सेंट है तो वो है आपका ओ नेगेटिव, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं हमारी, चल, चलो टेक एन एग्जांपल, ये ए पॉजिटिव एक बंदा है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। और अगर इसके पास आर एच है तो इसके पास कोई भी आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी। फिर मैं बात करूं अगर ए नेगेटिव की, तो आप कहेंगे कि सर इसमें एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इसमें आर एच नहीं है, तो आर एच के खिलाफ आर एच एंटीबॉडी होंगी, बट ऐसा नहीं होता। दोनों में ही आर एच एंटीबॉडी एब्सेंट होती है अनटिल एंड अनलेस जो ये ए नेगेटिव है ये एक्सपोज ना हो पॉजिटिव से। अगर कभी भी इसमें ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आया तो इसमें आर एच एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगी ओनली आफ्टर एक्सपोजर। अगर आपका एक्सपोजर नहीं होगा बच्चों तो इसमें कुछ भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो आर एच एंटीबॉडी ना इसमें प्रेजेंट है ना इसमें प्रेजेंट है। आर एच एंटीबॉडी तभी बनेगी जब आपका पॉजिटिव एंटीजन उस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में आएगा और वहां पर एक्सपोजर करके एंटीबॉडी की जनरेशन कर देगा। मैंने आपको पहले बताया था ना, एंटीजन क्या होता है, जो अपने से उल्टे चीज की जनरेशन करवाए। अपने से उल्टा क्या होगा, एंटीबॉडी होगी, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं कि मान लो अगर हमें फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो बच्चों क्या है कि ये एक ए पॉजिटिव बंदा है और ये एक ए नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको इसके ब्लड ग्रुप में डालूंगा तो यहाँ पर हमारी एंटी
बी एंटीबॉडी भी जाएंगी और जो आर एच फैक्टर है वो भी जाएगा। वो आर एच फैक्टर क्या करेगा, इस पे जाके एक्शन करेगा और यहाँ पर एंटी आर एच एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कंपैटिबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंटी आर एच एंटीबॉडी की फॉर्मेशन होने के कारण जो ए ब्लड ग्रुप की आर एच फैक्टर है ना, ये इस पे जाके एक्शन करेगा और इन सेल्स की लाइसिस करवा देगा, और लाइसिस करवाने के बाद ये कंपैटिबिलिटी खत्म हो गई है। बट वहीं पर एक बार ये ए नेगेटिव इसमें अगर जाता है ना, ए नेगेटिव गया तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी। तो इसके पास तो आर एच फैक्टर नहीं है ना, इसके पास कोई आर एच फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होती है, ये कंपैटिबल रहता है और ना यहाँ पर लाइसिस होती है। इसी के कारण जो नेगेटिव है वो हम पॉजिटिव में डाल सकते हैं, बट जो पॉजिटिव है वो हम नेगेटिव में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि आपका यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो आपका यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्यों है? एक तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो दूसरे जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो अपने एंटीबॉडीज के एक्शन को इनके एंटीजन पे नहीं कर सकते। दूसरा ये नेगेटिव है तो ये आर एच फैक्टर पे भी कोई एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट की, तो आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्यों होगा? ए बी इसलिए क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन तो है बट एंटीबॉडी तो कोई नहीं है। और दूसरा वो आर एच फैक्टर पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर आर एच नेगेटिव होता तो क्या होता, आर एच एंटीबॉडी बन जाती और फिर से इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती। तो इसलिए आर एच पॉजिटिव है और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये रेसिपिएंट हो गया। और ओ नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है और आर एच फैक्टर भी नहीं है, इसीलिए वहां पर वो डोनर हो गया। ठीक है, हम एक डिजीज पढ़ेंगे अभी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं, इमेच्योर जो आपके आरबीसी हैं उनको एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। उनकी लाइसिस हो जाना कब, जब फिटस है। ठीक है, फिटस स्टेज में आरबीसी की लाइसिस हो जाना, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिसिस में। और इसके आउटकम क्या रहेंगे, जो बेबी होगा उसको जॉन्डिस होगा, अनीमिया होगा, या फिर मदर का अबॉर्शन भी हो सकता है, या फिर अगर बेबी पैदा हुआ तो कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ये कंडीशन आती कैसे है, तो बच्चों इसमें भी ब्लड ग्रुपिंग की ही एक दिक्कत होती है। मदर है और ये हमारे पास फादर है। ठीक है, तो जो मदर है वो होगी नेगेटिव, मतलब उसके जो कोई भी ब्लड ग्रुप है अगर आर एच नेगेटिव है और फादर है वो है आर एच पॉजिटिव। इस कंडीशन को, इस डिजीज कंडीशन को होने के लिए ये दोनों कंडीशंस जरूरी हैं। अगर इसका उल्टा हो गया, मान लीजिए मदर आपकी पॉजिटिव है और फादर साहब आपके नेगेटिव हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। बट अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो दिक्कत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी आप मैरिज करें ना, अगर आप शादी करें तो ब्लड ग्रुपिंग जरूर देख लें कि ब्लड है आपका वो अगर सिमिलर होगा तो अच्छा ही रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ए है तो ए ही होना चाहिए पार्टनर का, हाँ, पर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पर ए है वहां पर ओ है, वो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल काफी टिपिकल हो जाता है, तो ये जरूरी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लो ये मदर है और इसने कंसीव किया,
प्रेग्नेंट हो गई है। अब जो बच्चा है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दिक्कत तब आएगी जब जो आपका फिटस है ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जो फिटस पॉजिटिव है, मान लीजिए कि आपका जो फादर साहब थे ये थे ए पॉजिटिव, ठीक है, और जो मदर थी वो थी बी नेगेटिव। ठीक है, अब जो आपकी फिटस है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी हो गई, अगर वो आपका ए पॉजिटिव है तो उसकी एंटीबॉडी हो गई एंटी बी एंटीबॉडी। तो एंटी बी एंटीबॉडी है, और मदर के पास कौन सी है, एंटी ए एंटीबॉडी। तो बच्चों ये क्या बात है, ये जो एंटी ए है और एंटी बी है ये दोनों काफी लार्ज साइज की एंटीबॉडी होती हैं, लार्ज साइज एंटीबॉडी। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे तो बच्चा भी ठीक रहेगा और मदर भी ठीक रहेगी, कोई इशू नहीं होगा। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा कि इंजरी होगी। इंजरी कैसे होगी, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो रप्चर करेगी, वो रप्चर होने के बाद वहां पर ब्लीडिंग होगी, और फिटल ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा मैटरनल ब्लड में, मिक्स विद मैटरनल ब्लड। अब जैसे ही फिटस ब्लड, जो फिटल ब्लड था, फिटल का क्या ब्लड ग्रुप था, ए पॉजिटिव, और मदर का था ए नेगेटिव। ये फर्स्ट बेबी की कंडीशन, फर्स्ट बेबी हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो फिटस का ब्लड था वो मदर के ब्लड में चला गया, तो यहाँ पर गया ए पॉजिटिव। तो जो मदर की बॉडी है, अब बी के पास एंटी ए तो हमेशा से ही प्रेजेंट है, बट मैंने आपको बताया था कि आर एच एंटीबॉडी कभी भी किसी के पास नहीं होती अनटिल एंड अनलेस एक्सपोजर ना हो आर एच फैक्टर का। तो आर एच फैक्टर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया मदर की बॉडी में, तो मदर की बॉडी यहाँ पर आर एच एंटीबॉडी की जनरेशन कर लेगी। अब क्या है, ये आर एच एंटीबॉडी मदर की बॉडी में परसिस्ट करेगी, मदर की बॉडी में परसिस्ट करेगी। अभी बेबी था, ये तो डिलीवरी हो गई इसकी, अब इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों, ये तो बाहर आ गया ऐसे खुश है, मैं तो खुश हूं, मेरा तो क्या ही कर लेगी अभी एंटीबॉडी। ठीक है, बट दिक्कत कब आएगी, जब सेकंड बेबी होगा। ठीक है, और सेकंड बेबी में भी दिक्कत तब आएगी अगर मदर जैसे आपकी नेगेटिव थी और ये भी बच्चा पॉजिटिव हुआ, तो फिटस, अगर ये बच्चा नेगेटिव हुआ तो कोई इशू नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आर एच फैक्टर इस पे काम ही नहीं करेगा। आर एच फैक्टर तभी काम करेगा ना इस पे अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा, आर एच एंटीजन ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये आर एच एंटीजन, आर एच पॉजिटिव यहाँ पर है, तो जो ये आर एच एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बनी है, मैटरनल ब्लड से बन गई ना यहाँ पर पुराने एक्सपोजर के कारण, तो ये एंटीबॉडी इस फिटस पे जाके एक्ट करेगी और फिटस की जो आरबीसी है उनकी लाइसिस करवा देगी। आरबीसी की लाइसिस करवा देगी तो वहां पर क्या होगा, अनीमिया, अनीमिया के साथ साथ आपका जॉन्डिस होगा और अबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो अरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिसिस कंडीशन है, अरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस कंडीशन है, ये फर्स्ट बेबी को कुछ नहीं होगा, बट जो सेकंड बेबी होगा, थर्ड बेबी होगा, उसमें ये दिक्कत आती रहेगी अगर फिटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो। ठीक है, ये दिक्कत तभी आएगी जब फिटस का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव रहेगा, मैटरनल ब्लड ग्रुप के साथ मैच करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ठीक है। ये दोनों कंडीशन गलत हो जाएंगी। तो जो पहला बच्चा है वो आपका हेल्दी रहेगा, बाद के बच्चे आपके सर्वाइव नहीं करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी कुछ टाइम के बाद या फिर अबॉर्शन हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मैरिज के टाइम पे हमेशा आप अपनी ब्लड ग्रुपिंग चेक करवा लीजिए, चेक कर लीजिए उसकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। ठीक है, आप कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे ना, अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मिलाएंगे तो ब्लड बच्चों के जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि कभी भी आप शादी करें तो हमेशा ब्लड ग्रुप मैच करके ही शादी करें। फिर इसमें हम बात करते हैं अभी कि मान लो
एक मदर है, जो अब हमने ये डिजीज पढ़ी ना, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस, अब इस डिजीज को भी तो ठीक करना है ना। अब ये मदर है, ठीक है, इसमें था ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, और फिटस का जो ब्लड आया, फिटस का ब्लड आया ए पॉजिटिव, ठीक है। इस ए पॉजिटिव के इस यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी बन गई, एंटी आरएच एंटीबॉडी, ठीक है। अब इस एंटी आरएच एंटीबॉडी के कारण जो आपका सेकंड फिटस होगा वो भी अगर पॉजिटिव हुआ तो उनकी उसकी डेथ होनी निश्चित है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक इंजेक्शन होता है रोगम नाम का, रोगम इंजेक्शन। और ये रोगम इंजेक्शन है, इसके अंदर हमारे पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, कौन सी, एंटी आरएच। ये एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करती है, जो फिटस का ब्लड ग्रुप था ना, जो फिटस का ब्लड आया था, फिटस का ब्लड जो मदर के अंदर आया है, उसके ऊपर आरएच फैक्टर है ना, आरएच फैक्टर एंटीजन है, ये एंटीबॉडी जाकर उसको जाकर न्यूट्रलाइज करती है, ये न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसके कारण जो मदर है, मदर की बॉडी है, वो एंटी आरएच एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगी। अगर बनेगी ही नहीं तो सेकंड फिटस चाहे आरएच पॉजिटिव हो चाहे आरएच नेगेटिव हो, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो रोगम का इंजेक्शन हम देते हैं आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट फिटस, ठीक है। फर्स्ट फिटस की डिलीवरी के बाद हम रोगम का इंजेक्शन मदर की बॉडी में लगा देते हैं। और वो जो रोगम का इंजेक्शन है जिसके पास एंटी आरएच एंटीबॉडी है ना, ये एंटी आरएच एंटीबॉडी जो फिटस का ब्लड था उसके आरएच एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसके कारण मदर की बॉडी कभी भी एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनाती। अब बच्चों मैंने बताया था आपको कि जो एंटी ए है और जो एंटी बी एंटीबॉडी है, इनका लार्ज साइज होता है, इसलिए ये कभी भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती। बट जो आपकी एंटी आरएच है ना, एंटी आरएच एंटीबॉडी, इसका साइज स्मॉल होता है, इसलिए ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, जिसके कारण ही दिक्कत आएगी एनीमिया की और जॉन्डिस की और अबॉर्शन की। अगर ये क्रॉस ना कर पाती तो ये दिक्कत नहीं आती। जैसे ये जेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों क्रॉस नहीं कर पा रही ना, बट इनका साइज स्मॉल है आरएच एंटीबॉडी का, एंटी आरएच एंटीबॉडी का, जिसके कारण ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती हैं और अबॉर्शन करवा देती हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए हम क्या इंजेक्शन लगाते हैं, रोगम इंजेक्शन, ठीक है।